ईरान की जनता के साथ कभी कोई नहीं खड़ा हुआ, ना यूरोप खड़ा हुआ, ना मुस्लिम वर्ल्ड से कोई खड़ा हुआ हमेशा तो सिर्फ इजराइल खड़ा हुआ। और ये लड़ाई सिर्फ महंगी सब्जी और महंगी फलों की नहीं है। जनता कभी रिजीम चेंज नहीं कर पाती जब तक कि जनता के साथ उस देश की वहां की जो रिजीम है वो बड़ी डीप रूटेड है। उसको हिलाना इतना आसान नहीं है। सवाल उठता है, क्या अमेरिका या यूरोप चाहता है कि इजराइल का इतना वर्चस्व बढ़ जाए? हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो ईरान की हालत साथियों बद से बदतर होती जा रही है। अब मामला इतना बढ़ गया है कि फायरिंग तक नौबत आ गई है। कुछ आंकड़े 7 बता रहे हैं, कुछ 12 बता रहे हैं, कुछ 14-15 बता रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये आंकड़े बहुत कम हैं। पहली बार हम देख रहे हैं कि ईरान के रिप्रेजेंटेटिव आकर टीवी पर ओपन इनवाइट कर रहे हैं जो लोग वहां रिवोल्ट कर रहे हैं कि आप निगोशिएशन टेबल पे, मेडिएशन टेबल पर आइए। ये हमारी जिम्मेदारी है ये जानना कि आपको क्या परेशानी है और आपकी परेशानी को दूर करना, और ये रिजीम की जिम्मेदारी है। ये बदलाव क्यों आया है? मैंने जो परसों वीडियो बनाया था उसमें बताया था। ये बदलाव इस मारे आया है क्योंकि हाल में जो ईरान का धीरे धीरे इजराइल ने और अमेरिका ने गेम करके वर्चस्व कम कर दिया, खत्म कर दिया नहीं बोल रहा हूं, कम कर दिया बोल रहा हूं। आगे बताऊंगा दोनों में क्या फर्क है। कम कर दिया कि हिजबुल्लाह खत्म हो गया, हमास खत्म हो गया, उधर असद खत्म हो गया, तो ईरान अपने को अब आइसोलेटेड महसूस कर रहा है। जब गाजा की बात शुरू हुई, इजराइल और गाजा की, तो ईरान ने मौके का चौका मारने की कोशिश करी। उसने पूरा मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने की कोशिश करी और सुन्नी वर्ल्ड को भड़काने की कोशिश करी इजराइल के खिलाफ। क्योंकि ईरान की यह थ्योरी थी, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, मैंने बहुत पहले ये बात बोली थी, वो सिर्फ गीदड़ भभकी दे देकर सुन्नी वर्ल्ड को भड़काना चाह रहा था कि सुन्नी वर्ल्ड की इजराइल से युद्ध हो जाए, और उस युद्ध से किसको फायदा होता? सिर्फ दूर बैठे ईरान को फायदा होता। लेकिन सुन्नी वर्ल्ड ने वो स्टैंड नहीं लिया। ऊपर से असद भी चले गए, हिजबुल्लाह भी पिट गया और हमास भी खत्म हो गया। इस मारे आज की तारीख में इस रेवोल्यूशन में 1000 लोग नहीं मरे हुए हैं, मात्र 14-15 मरे हैं, वरना तो 10 दिन में ईरान 1000 ठोक देता। जिस रिजीम ने कुछ साल पहले 600 महिलाएं मार दी, वो इन आदमियों को बख्शता। और दूसरी बात बता दूं, जो भी लोग महाज्ञानी ये कह रहे हैं, कल किसी ने मुझे कुछ लिंक भेजा था किसी का, अब क्या बताऊं, कि साहब वो कह रहे हैं कि ये जो भी रिवोल्ट हो रहा है ईरान में ये ऑर्गेनिक नहीं है। अरे मूर्ख, ये रिवोल्ट पूरी तरह से ऑर्गेनिक है जो ईरान में हो रहा है। जो अमीनी का रिवोल्ट हुआ था, हिजाब वाला, जिसमें माशा अमीनी मारी गई थी, वो भी ऑर्गेनिक था। और वो रिवोल्ट सिर्फ हिजाब के लिए नहीं था कि हिजाब के लिए महिलाएं मर गईं, वो एक संपूर्ण आजादी के लिए था। धीरे धीरे सुलग रहा था, जिसको 1857 की तरह ट्रिगर किया यहां पर हिजाब ने, और अब उसके बाद फिर ये सुलग रहा था, जिसको अब ट्रिगर किया है इन्फ्लेशन ने। ये लड़ाई सिर्फ महंगी सब्जी और महंगी फलों की नहीं है। जो दुकानें बंद हैं, डेथ टू खमानी के नारे लग रहे हैं, रेजा रेजा पहलवी, यानी जो 1979 से जो ओरिजिनल शाह फैमिली थी ईरान की, जिसने ईरान को पूरी आज़ादी और पूरे मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जा रहा था, उसके लिए नारे लग रहे हैं कि उनको लेके आओ। तो ये सिर्फ इकोनॉमिक हार्डशिप के लिए नहीं है, और ये पूर्णतः ऑर्गेनिक है। जो कह रहा है ये ऑर्गेनिक नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं है। कि भाई साहब, जब ये बात है कि आप सोचते हैं कि क्या अमेरिका और वेस्ट मिलके ईरान में इस तरह से एक नॉन ऑर्गेनिक रिवोल्ट को जन्म दे देंगे? नहीं, जन्म अंदर से उठ रहा है। उसको अपनी बातों से ट्रम्प जितनी हवा दे दे इंपॉर्टेंस लेने के लिए, वो अलग बात है। ईरान की जनता के साथ कभी कोई नहीं खड़ा हुआ, ना यूरोप खड़ा हुआ, ना मुस्लिम वर्ल्ड से कोई खड़ा हुआ हमेशा तो सिर्फ इजराइल खड़ा हुआ। और जब राइजिंग लायन चल रहा था, तब भी याद करिए, नेतन्याहू जब भी बात करता था, ईरान की जनता को संबोधित करता था। और उस दौर में मेरी आपकी ये कई बार बात हुई थी कि इजराइल अगर चाहे तो 8 घंटे में ईरान के घुटने टिका दे। क्यों? क्योंकि ईरान की इकोनॉमी ऑयल बेस्ड है, और ऑयल का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो हमेशा एक्सपोज्ड होता है, भले वो किसी देश का हो, चाहे वो लैंड पर हो, चाहे वो सी में हो। 8 घंटे लगेंगे ईरान की पूरी जो ऑयल की इंडस्ट्री है
उसको इजराइल खत्म कर सकता है। लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि इजराइल चाहता नहीं था कि वहां की जनता उसके खिलाफ हो। और आज भी ईरान की जनता जो है वो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड अलाय, जनता की बात कर रहा हूं, इजराइल को मानती है, ना कि यूरोप को और अमेरिका को। लेकिन इस सब के बाद बता दूं कि 35 साल से ईरान को देख रहा हूं, वहां की जो रिजीम है वो बड़ी डीप रूटेड है, उसको हिलाना इतना आसान नहीं है। जो इस टाइम वो थोड़ा बैकफुट पे दिख रही है, फिर से दोहरा दूं, वो इसीलिए दिख रही है क्योंकि क्षेत्र में उसका अस्तित्व कमजोर होता जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी ईरान में रिजीम चेंज आएगा या कहीं भी आता है, आप उठा के देख लीजिए, जनता कभी रिजीम चेंज नहीं कर पाती जब तक कि जनता के साथ उस देश की डिफेंस, उस देश की पुलिस और उस देश की ब्यूरोक्रेसी और इंटेलिजेंस नहीं मिलती है। कहीं पे आप उठा के देख लीजिए, फिलहाल ईरान में ये नजर नहीं आ रहा है। वहां की ब्यूरोक्रेसी, इंटेलिजेंस, पुलिस, आर्मी, मिलिट्री जो भी है वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड है और रिजीम के डायरेक्शंस और उनके आदेशों पर काम कर रही है। देखना यह होगा कि ये लोग जनता के साथ मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो फिर बता दूं, ईरान में रिजीम चेंज नहीं होगा, पहला कारण। दूसरा कारण बता दूं, दूसरा कारण यह है कि क्या आपको लगता है अमेरिका और आपका यूरोप ईरान के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहता है, खत्म करना नहीं चाहता है? इसके पीछे दो कारण हैं, एक मिडिल ईस्ट का सुन्नी वर्ल्ड और एक इजराइल। अगर अमेरिका ने ईरान को खत्म कर दिया तो सऊदी और मिडिल ईस्ट भी इतना बड़े हो जाएंगे कि हो सकता है कल को यूरोप और अमेरिका को आंखें दिखाने लगे। और अगर अमेरिका ने ईरान की रिजीम को बिल्कुल खत्म कर दिया, वहां बिल्कुल पीस आ गई, डेवलपमेंट आ गई, सारी न्यूक्लियर जितनी भी बवाल है ये खत्म हो गया, उन्होंने कहा हम न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पस के लिए यूज करेंगे, माने एवरीथिंग मॉडर्न जैसा 1979 से पहले था, तो इससे फायदा किसको होगा? इससे फायदा सिर्फ इजराइल को होगा, क्योंकि इतना दुनिया को पता चल गया है कि जो सुन्नी वर्ल्ड है इजराइल के चारों तरफ, वो इजराइल का कुछ नहीं कर सकता। अब अगर इजराइल का सुन्नी वर्ल्ड कोई कुछ कर नहीं सकता और ईरान को अमेरिका ने बिल्कुल खत्म कर दिया और रिजीम चेंज कर दिया, तो वर्चस्व किसका बढ़ेगा? इजराइल का बढ़ेगा। सवाल उठता है, क्या अमेरिका या यूरोप चाहता है कि इजराइल का इतना वर्चस्व बढ़ जाए कि वो भी कल को अमेरिका को आंखें दिखा दे, वो कहे अब तो मुझे डर ही नहीं है किसका, मुझे सपोर्ट ही नहीं चाहिए किसी की? और दूसरा, क्या अमेरिका और यूरोप चाहता है कि सऊदीया का या मिडिल ईस्ट का इतना वर्चस्व बढ़ जाए कि कल को वो भी मुझे आंखें दिखा दे, वो कहते इजराइल से हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, हमें तो ईरान से हमेशा डर था, अब हमें दुनिया में किसका डर है, अब हम तुम्हारे आगे क्यों झुके? इस नजरिए से आपने देखा है। तो जो भी डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, जो भी CIA कर रही है, कुछ भी कर रही है, ये रिजीम चेंज तो भले कराना चाहते हैं, लेकिन ईरान का जो वर्चस्व है, ईरान का जो फायर पावर है, उसको इतना नहीं खत्म करना चाहते कि उधर सऊदी अरेबिया और इधर इजराइल इनको कल को जाकर आंखें दिखा दें। तो साथियों, दो तीन तरीके से आपको मैंने आज समझाने की कोशिश की है कि ईरान का वर्चस्व कुछ कम तो हो सकता है, लेकिन अमेरिका भी नहीं चाहता, यूरोप भी नहीं चाहता कि ईरान में रिजीम चेंज हो, नंबर 1। एंड नंबर 2, अभी इंटरनली रिजीम इतनी स्ट्रांग है कि जब तक वहां की इंटेलिजेंस, मिलिट्री, पुलिस वगैरह वगैरह, ब्यूरोक्रेसी इन रेवोल्यूशनरीज के साथ नहीं मिलेगी, तब तक वहां पर रिजीम चेंज मेरे हिसाब से नहीं होने जा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।